हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th इतिहास के मैं आज आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। और ये वीडियो 2023 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इतिहास के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक ही वीडियो में आपकी पूरी इतिहास खत्म कर दूंगा। तो बिना टाइम हुआ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 15 बहुविकल्प प्रश्न और 11 अति लघु प्रश्न, 7 लघु प्रश्न और 6 दीर्घ लघु प्रश्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करें और शुरू से आखिर तक देखें, आपके पूरी इतिहास खत्म करवा दूंगा। पहला है आपका बहुविकल्प प्रश्न। बहुविकल्प मैं आपको बताऊंगा 15 बहुविकल्प, ये आपको तैयार करके ही रखना है। पहला आपका, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक, पहला क्या है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसमें आपको बताना है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1871 में या 1876 में, 1873 में। तो आपको निशान लगाना है 1871 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो हुआ 1871 में, आपको इस पर निशान लगाना है। फिर है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। क्या गैरीवेल्टी था, या बिस्मार्क था, या मैजविन था? तो आपको इसमें निशान लगाना है मैजविन। ठीक, फिर तीसरा आपका क्वेश्चन आता है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आपको बताना है क्या फ्रांस से हुआ, भारत से हुआ, या इटली से हुआ? तो आपको इसको निशान लगाना है कि फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। फिर है आपका चौथा प्रश्न, इटली का एकीकरण के नेतृत्व में किया गया। ठीक, तो आपको बताना है जेसपी गैरीवेल्टी या ऑटो वन बिस्मार्क, इन दोनों के किसके हक में किया गया? तो आपको इसमें निशान लगाना है जेसपी गैरीवेल्टी के हक में इटली का निहित्व गया। ठीक, फिर पांचवा आपका क्वेश्चन है इसमें, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो आपको बताना है क्या 1815 ईस्वी में हुई, या 1848 ईस्वी में हुई, या 1871 ईस्वी में हुई? तो आपको इसमें निशान लगाना है 1848 ईस्वी में फ्रांस की घोषणा हुई, फ्रांस की क्रांति की घोषणा हुई। फिर आपका छठा प्रश्न है इसमें, जलियांवाले बाग की घटना कब हुई? मतलब जलियांवाले बाग की घटना कब घटी? तो 8 अप्रैल 1919 को हुई थी क्या? या दूसरा है 13 अप्रैल 1919। तो आपको इसको निशान लगाना है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग की हत्याकांड हुई थी, मतलब घटना घटी थी। फिर आपका सातवां प्रश्न है इसमें, रॉल्ट एक्ट कब प्रेरित हुआ, मतलब कब चालू हुआ? तो आपको बताना है 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? तो आपको निशान लगाना है सेकंड पे, 1919 ईस्वी में रॉल्ट एक्ट चालू किया गया। फिर आपका आठवां प्रश्न है इसमें, करो या मरो का नारा किसका था? तो क्या सुभाष चंद्र बोस का था, या महात्मा गांधी का था? तो करो या मरो का नारा था महात्मा गांधी जी का। फिर है 9वां प्रश्न है आपका, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? मतलब गीत के लेखक कौन है? तो आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। 9वें प्रश्न का आंसर है पहला, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर आप 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो कि गांधी जी ने नहीं चलाया। देखिए नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या खिलाफ आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया। तो आपको निशान लगाना है खिलाफ आंदोलन। खिलाफ आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया है। फिर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में हुई, या जिनेवा में हुई, या ऑस्ट्रेलिया में हुई? तो आपको निशान लगाना है सेकंड पे, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई। फिर आपका 12वां प्रश्न है, रीडर पेस्ट क्या था? रीडर पेस्ट क्या था? तो आपको निशान लगाना है इसमें, स्त्री रोग था,
या मछली का रोग था या पशु रोग था। तो आपको निशान लगाना है पशु रोग, पशु रोग था। 12वें का आपका प्रश्न है, आंसर है तीसरा। ठीक, फिर 13वां प्रश्न है, आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। क्या है आपका, आर्थिक मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है 1919 में हुआ या 1924 में हुआ या 1929 में हुआ। तो आपको निशान लगाना है 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी का प्रारंभ हुआ। फिर है, जीतने के लिए स्पिन सेनाओं द्वारा प्रयोग किए गए सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। स्पिन की सेना जीतने के लिए कौन सा हथियार का प्रयोग करती थी। तो थल सेना का प्रयोग करती थी या रासायनिक हथियार का प्रयोग करती थी या कीटाणु का। तो आपको निशान लगाना है कीटाणु, कीटाणु का प्रयोग करती थी। फिर आपका 15वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है 10 जनवरी को या 10 अगस्त को या 10 दिसंबर को। तो आपको निशान लगाना है तीसरे पे। जरूर ये ध्यान रखना, और मैं जो ये बहु विकल्प आपको बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इतिहास में। इतिहास में आपके केवल 3 ही चैप्टर हैं, तो आपको 3 ही चैप्टर के तैयार करना, इससे अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना, और इसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब मैं बताऊंगा आपको अति लघु प्रश्न। ठीक, अति लघु प्रश्न आपके मैं बताऊंगा 11। मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपको मैं 11 अति लघु प्रश्न बताऊंगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, ये मैंने इसके आंसर नहीं लिखे हैं, इसमें खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको तैयार करना है। ठीक, तो आपका 16वां प्रश्न है इसमें, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ठीक, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। यह आपका पहला प्रश्न है अति लघु। ठीक, इसको आप निशान लगाते रहें किताब में, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर आपका 17वां प्रश्न है इसमें, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिए। आपको 2 कारण बताना है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। फिर आपका 18वां प्रश्न है, विनय कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। कि विनय कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से निशान लगाते रहें। फिर आपका 19वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। तो आपको बताना है, आंसर में आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। 20वां प्रश्न है, इसको भी आप निशान लगाएं। जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका 20वां प्रश्न है, जलियांवाले बाग में भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो इसको आप इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जलियांवाले बाग में भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। फिर आपका 21वां प्रश्न है, रॉल्ट एक्ट क्या था। रॉल्ट एक्ट क्या था, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब आसानी से हम बोर्ड एग्जाम में लिख आएंगे, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर 12वां आपका प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका है 23वां प्रश्न है आपका, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। कि रेशम मार्ग क्या है, इस तरीके से भी आ सकता है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। ठीक, अब मैं आपको इसका 24वां प्रश्न, आपका 24वां प्रश्न है इसमें, भूमंडलीयकरण वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। ये भूमंडलीयकरण चैप्टर से लिया गया है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भूमंडलीयकरण का अर्थ समझाइए, भूमंडलीयकरण क्या है, भूमंडलीकृत को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप घबराए नहीं कि आप सर आपने कुछ बताया और था, अब बोर्ड एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो इस चीज़ की आप टेंशन नहीं लें। फिर आपका 25वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किन गुटों देश के मध्य लड़ा गया। तो आपको इसमें बताना है प्रथम विश्व युद्ध किन गुट देशों के बीच लड़ा गया। फिर आपका 26वां प्रश्न है, आय शुल्क से क्या आशय। और आपसे वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आय शुल्क क्या है। तो आप ये नहीं सोचे कि सर इसमें आज तो दिया ही नहीं है तो ये आप छोड़ के आ जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन यही होगा, आपको खाली समझना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से करे आएंगे। फिर आपके मैं बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक,
लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करें। तो आपका 27वां प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, इसको समझाइए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका 28वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और इसका मुख्य कारण क्या था, कि किन कारणों के कारण फ्रांस की क्रांति हुई, वो भी आपको सब कुछ लिखना है, ठीक। फिर आपका है 29वां प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों नाखुश थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका 30वां प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए, कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे और उसकी 2 शर्तें लिखी। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, आपको इसका आंसर देना होगा। फिर आपका 31वां प्रश्न है आपका, कॉर्न लॉ क्यों लागू किया गया, किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए, कि कॉर्न लॉ क्यों चालू किया गया, इसके 3 कारण बताइए। व्याख्या भी नहीं आ सकता है तो कारण पूछ सकता है, तो आप घबराएं नहीं, ठीक। फिर आपका 32वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, स्पष्ट करें, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको समझाना है। फिर आपका 33वां आपका प्रश्न है, विनय संधि क्या थी, इस संधि के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इस संधि के प्रमुख प्रकार क्या थे। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि विनय संधि क्या थी, और खाली ऐसा भी आ सकता है कि विनय संधि क्या थी, इसको समझाइए। तो आपको घबराना नहीं। और फिर आपका है अब दीर्घ लघु प्रश्न। आपको दीर्घ लघु प्रश्न कौन से तैयार करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये दीर्घ लघु प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कुछ बच्चे दीर्घ लघु प्रश्न ज़्यादा नहीं याद करते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, दीर्घ लघु प्रश्न बड़ा होता है। तो इसीलिए मैंने कम ही प्रश्न लिए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो आपका 34वां प्रश्न है दीर्घ लघु का, इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए, कि इटली के एकीकरण में कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उनका आपको वर्णन करके बताना है इसमें। फिर आपका 35वां प्रश्न है, मैरियन और जेरनिया कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रित किया गया, इनका क्या महत्व था। तो आपका 35वां प्रश्न है, मैरियन और जेरनी कौन थे, किस तरह उन्हें चित्रित किया गया और उनका क्या महत्व था, वो आपको बताना है। फिर आपका 36वां प्रश्न है, दांडी मार्च का वर्णन कीजिए। तो आपका जो दांडी मार्च है इस पे पूछ सकता है कि दांडी मार्च का वर्णन कीजिए। और ऐसा भी कोई प्रश्न आ सकता है कि नमक यात्रा पर वर्णन कीजिए, गांधी जी की नमक यात्रा। तो आपको घबराना नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम ही है। अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से लिख कर आएंगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आपका 27वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जिस सत्याग्रह को आपको विस्तार से बताना है 27वें प्रश्न में। फिर आपका है 28वां प्रश्न है, महामंदी के क्या आस है, मतलब महामंदी से क्या आस है, इसके प्रमुख 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए, मतलब इससे क्या 2 समस्या हुई वो भी आपको लिखना है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।